उसने सड़क के किनारे खड़े एक आदमी को देखा, जैसे वो बॉस का इंतजार कर रहा था। मीरा ने उसे छुआ और कहा, गुड आफ्टरनून सर। कृपया क्या आप मेरी बहन और मुझे नजदीकी हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं? मेरी मां अभी अभी गुजर गई है और हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कृपया सर, मेरी बहन की मदद कीजिए। और एक समय की बात है, एक दंपत्ति रहता था, देवेश और भावना। उनकी शादी को 12 साल हो चुके थे और उनकी 2 बेटियां थीं, ईशानी और अन्या। ईशानी 11 साल की थी और अन्या सिर्फ 6 साल की। देवेश का अपनी पत्नी के प्रति रवैया बदलने लगा, क्योंकि उसने सिर्फ लड़कियों को जन्म दिया। एक भारतीय पिता होने के नाते वो चाहता था कि उसका एक बेटा हो, जो उसके बाद उसका स्थान ले सके। जब भावना फिर से गर्भवती हुई, देवेश बहुत खुश हुआ। लेकिन सब कुछ बदल गया जब वो खबर लाई कि वो फिर से एक लड़की को गर्भ में लिए हुए है। देवेश ने अपनी पत्नी से बहुत शिकायत की। उसने अपनी पत्नी को ताना दिया कि वो हमेशा उसे लड़कियां ही देती है। भावना ने समझाने की कोशिश की कि बच्चों का लिंग वो तय नहीं कर सकती, लेकिन देवेश ने उसे डांटा और चेतावनी दी कि जब वो बोल रहा हो तो उसे चुप रहना चाहिए। देवेश का अपनी पत्नी के प्रति रवैया बुरा से और भी बुरा हो गया। जो भी काम वो करती, वो उसकी नजरों में गलत होता और वो जरा सी गलती पर उसे मारता। कुछ महीनों बाद भावना को अफवाहें सुनने को मिली कि उसका पति किसी और औरत को गर्भवती कर चुका है और अक्सर उसके घर जाता है। भावना को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने इंतजार किया कि उसका पति घर आए ताकि वो उससे पूछ सके। जब देवेश उस शाम घर आया, भावना ने शांति से पूछा, डार्लिंग, एक बात मुझे परेशान कर रही है। मैंने अफवाहें सुनी है कि तुम किसी और औरत से बच्चा होने का इंतजार कर रहे हो। क्या यह सच है? क्या अफवाहें सही हैं? लेकिन देवेश ने अपनी पत्नी को कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे बार बार पूछती रही। देवेश गुस्से में आ गया और बोला, औरत, मैं देख रहा हूं कि तुम्हें बहुत जिज्ञासा है ये जानने की कि क्या मैं किसी और औरत से बच्चा होने का इंतजार कर रहा हूं। अब यही रुको, तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिलेगा। वो मुड़ा और घर से चला गया। 1 घंटे बाद देवेश अपनी गाड़ी में एक औरत के साथ लौटा। जब वे कार से उतरे, देवेश ने उस औरत का बैग उठाया और उसे दुलारता रहा। भावना का दिल टूट गया ये देखकर कि उसका पति उसके सामने किसी दूसरी औरत की देखभाल कर रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस औरत ने भावना की तरफ मजाकिया चेहरे बनाने शुरू कर दिए। भावना गुस्से से भर गई और उसने उस औरत को थप्पड़ मार दिया। देवेश गुस्से में भावना को पीटने लगा। उसने उसे बुरी तरह पीटा, इस बात की परवाह किए बिना कि वो गर्भवती थी। उनकी बेटियां ईशानी और अन्या बार बार उसे रोकने की कोशिश करती रहीं। डैडी, प्लीज रुक जाइए, मम्मी को मत मारिए, वही हमारे पास है, प्लीज रुकिए। जब उसने भावना को अपनी संतुष्टि तक पीट दिया तो उसने उसे फर्श पर छोड़ दिया और अपनी नई पत्नी के साथ घर के अंदर चला गया। भावना फर्श पर पड़ी रो रही थी। ईशानी ने देखा कि जहां उसकी मां पड़ी थी वहां खून है। वो अपने पिता के कमरे में दौड़ी और दरवाजा खटखटाने लगी। उसने अपने पिता को पुकारा कि मां की मदद करो, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, फिर कभी इस दरवाजे पर मत खटखटाना, इस दरवाजे को छोड़ दो। ईशानी अपनी मां के पास लौटी और उन्हें उठने में मदद की। भावना अपनी दोनों बेटियों के साथ धीरे धीरे सड़क पर चलते हुए अस्पताल की ओर चली। जब वे अस्पताल पहुंचे, भावना को अंदर ले जाया गया और बेटियों को प्रतीक्षा कक्ष में छोड़ दिया गया। कुछ समय बाद डॉक्टर रंजन बाहर आए और दोनों छोटी लड़कियों को रोते देखा। वो खुद को ये बताने के लिए तैयार नहीं कर सके कि उनकी मां और अजन्मा बच्चा अब नहीं रहे। डॉक्टर रंजन ने लड़कियों से पूछा कि उनकी मां के साथ क्या हुआ, और उन्होंने बताया कि उनके पिता ने मां को मारा था। डॉक्टर रंजन ने मन बना लिया कि वो उन लड़कियों के पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। लड़कियों ने उनसे मां के बारे में पूछा और उन्होंने कहा कि वे उनके पिता से मिलने के बाद वापस आएंगी।
जब वे देवेश के घर पहुंचे, डॉक्टर रंजन डर गए और शिकायत दर्ज कराने का विचार बदल दिया, क्योंकि देवेश एक अमीर आदमी था। डॉक्टर रंजन लड़कियों के साथ अंदर गए और देवेश को अपने नए पत्नी के साथ ड्राइंग रूम में बैठे देखा। डॉक्टर रंजन ने देवेश से कहा कि उसकी पत्नी की मौत हो गई है और उसे शवगृह ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर डॉक्टर रंजन चला गया। ईशानी, जो मौत का मतलब समझने के लिए काफी बड़ी थी, उसने अपना मुंह ढक लिया और जोर जोर से रोने लगी। मासूम अन्या अपनी बड़ी बहन को सांत्वना देने की पूरी कोशिश कर रही थी। देवेश का दिल पसीज गया। उसने कभी अपनी पत्नी को मारकर उसे मारने की योजना नहीं बनाई थी। उसे अपनी बेटियों पर दया आई। वो उन्हें सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी नई पत्नी मालिनी ने उसके पेट के आसपास दर्द का नाटक किया और सोफे पर गिर गई। देवेश उसे उठाने में मदद करने गया। उसने देवेश से कहा कि उसे कमरे में ले जाए। दर्द बहुत ज्यादा था, इसलिए देवेश उसे अंदर ले गया, अपनी बेटियों को भूलकर। ईशानी और अन्या अपने आंसुओं में ही सो गई। सुबह मालिनी बाहर आई और ईशानी व अन्या को फर्श पर लेटे हुए देखा। उसने लड़कियों पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी। उसने ईशानी से कहा कि पोछा लाओ और पानी पोंछ दो। जब देवेश कमरे से बाहर आने ही वाला था, मालिनी ने जल्दी से लड़कियों से कहा कि जाकर छिप जाओ, ताकि उनके पिता उन्हें न देख ले, वरना वो उन्हें पीटेगी। जब देवेश बाहर आया, उसने अपनी बेटियों के बारे में पूछा। मालिनी ने कहा कि वे सो रही है। देवेश ने अपने दोस्त को फोन किया, ये पक्का करने के लिए कि पिछली रात भावना का शव मुर्दाघर ले जाया गया था। पक्का करने के बाद वो घर से निकल गया। देवेश के जाने के बाद मालिनी ने लड़कियों को बुलाया और उनके नाम पूछे। उसने उन्हें बताया कि अब घर की जिम्मेदारी उसी के हाथ में है। उसने घर के काम दोनों बहनों के बीच बांट दिए। ईशानी ने मालिनी से कहा कि अन्या अभी इतनी छोटी है कि वो उसके दिए काम नहीं कर पाएगी, लेकिन मालिनी ने उसे थप्पड़ मारा और चेतावनी दी कि जब वो बोल रही हो तब उसे कभी बोलना नहीं चाहिए। अगले दिन मालिनी ने ध्यान रखा कि लड़कियां बिना खाना खाए काम करती रहें। दोपहर हो गई थी, फिर भी उसने उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया। अन्या बहुत भूखी थी, तो ईशानी ने सोचा कि वो बर्तन से कुछ खाना ले आए और अपनी बहन के साथ खा ले। वे दोनों अभी खा ही रही थी कि मालिनी वहां आई। उसने खाना ईशानी पर फेंक दिया और चिल्लाई कि उसने उसकी अनुमति लिए बिना खाना क्यों खाया। अन्या और ईशानी रोने लगी। उनके पिता के रखैल ने उन्हें पूरे दिन भूखा रखा। शाम की ओर जब देवेश घर लौटा, मालिनी ने केवल अपने और देवेश के लिए खाना बनाया और ईशानी व अन्या को भूखा छोड़ दिया। छोटी अन्या इतनी भूखी थी कि अब वो सहन नहीं कर पा रही थी। वो दौड़कर खाने की मेज पर गई जहां उसके पिता खा रहे थे और उसने कहा, डैडी, मैं और मेरी बहन ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, कृपया हमें कुछ खाना दीजिए। देवेश ये सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि मालिनी उसकी बेटियों को भूखा रखेगी। उसे पता ही नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बेटियों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था। उसने अपना खाना अपनी बेटियों को दे दिया और गुस्से में खाने की मेज से उठ गया। मालिनी ने देखा कि देवेश गुस्से में है, तो वो उसके पीछे गई और माफी मांगने लगी। अगले दिन सुबह देवेश बहुत जल्दी निकल गया, बिना अपनी बेटियों की खबर लिए। जैसे ही वो गया, मालिनी ने ईशानी और अन्या दोनों को बेरमी से पीटा, क्योंकि पिछली रात देवेश ने उस पर चिल्लाया था। इसके बाद उसने चरण को उन्हें काम देने के लिए कहा और उन्हें बिना खाना खाए काम करने पर मजबूर किया। उसी सुबह करीब 10 बजे एक अजनबी आदमी, जिसका नाम सुमित था, उनके दरवाजे पर दस्तक देने आया। मालिनी दरवाजे पर गई और उस आदमी को घर के अंदर ले आई। उसने ईशानी को बाहर किसी काम से भेज दिया ताकि वह उनकी बातों को न सुन सके। जब ईशानी मालिनी को संदेश देने लौट रही थी, उसने उस आदमी को अपने पिता का नाम लेते सुना। उसने ध्यान से उनकी बात सुनने का निश्चय किया कि वे क्या चर्चा कर रहे थे।
ईशानी ने सुना कि वो अजनबी आदमी और मालिनी उसके पिता को मारकर उसकी संपत्ति हथियाने की योजना बना रहे थे। क्या इंतजार कर रही हो मालिनी? हम बहुत देर कर रहे हैं। उसे जहर दे दो और तुरंत संपत्ति अपने नाम कर लो। अब और समय नहीं है। नहीं, अभी ऐसा नहीं कर सकते। अगर अभी हमने उसे मार दिया तो उसकी संपत्ति पर हमारा दावा कैसे होगा? इंतजार करो जब तक मैं बच्चा जन्म न दूं और उसे मना लूं कि वो सारी संपत्ति हमारे बेटे के नाम कर दे। उसके बाद उसे मारना आसान होगा। फिर सुमित ने मालिनी से कहा कि वो जानता है कि ईशानी और अन्या को कैसे मारा जाए ताकि किसी को पता न चले। उसने मालिनी के कान में ये बात फुसफुसाई। ये सुनकर ईशानी का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो दौड़कर रसोई में चली गई। उस दिन शाम की ओर जब सुमित जा चुका था, मालिनी ने लड़कियों को पुकारा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि वे सो रही होंगी और उनके कमरे में गई, लेकिन वे वहां नहीं थी। उसने घर के हर कोने में खोजा, लेकिन वे कहीं नहीं मिली। मालिनी ने रामू काका से बच्चों के बारे में पूछा, लेकिन रामू काका ने कहा कि उसने भी उन्हें नहीं देखा। कुछ मिनट बाद बाहर एक कार का हॉर्न बजा और वो देवेश था। मालिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। देवेश घर में आया और मालिनी से पूछा, तुम इतनी बेचैन क्यों दिख रही हो और बच्चे कहाँ हैं? मालिनी ने कहा, मैं ठीक हूं, ये सिर्फ गर्भावस्था है। लड़कियां अपने कमरे में सो रही हैं। उसने तुरंत देवेश को उनके कमरे में ले लिया ताकि वो अपनी बेटियों के बारे में पूछताछ न करे। मालिनी उलझन में थी कि अगर देवेश को पता चला कि उसकी बेटियां गायब हैं, तो वो उसे कौन सी कहानी सुनाए। उसे सुमित को कॉल करके हल पूछना था, लेकिन वो ये सिर्फ अगले दिन ही कर सकती थी ताकि देवेश उसकी बात न सुन ले। रात के खाने के बाद देवेश बहुत थक गया था। वो लेट गया और सो गया। सुबह देवेश घर से निकला और अपनी कार में बैठकर काम पर जाने लगा। तभी उसे याद आया कि उसने पिछली शाम से अपनी बेटियों को देखा ही नहीं। वो वापस घर आया और सीधा अपनी बेटियों के कमरे की ओर गया। वहां पहुंचकर देखा कि लड़कियां कमरे में नहीं थी। उसने मालिनी से बच्चों के बारे में पूछा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। गुस्से में देवेश ने हाथ उठाया और मालिनी को थप्पड़ मार दिया। वो बेहोश हो गई। देवेश घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि अपनी बेटियों को ढूंढने जाए या अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाए। दरअसल पिछली शाम जब वो आया था, तब लड़कियों ने मालिनी और सुमित की बातचीत सुनी थी कि वे उन्हें और उनके पिता को मार डालने की योजना बना रहे थे। लड़कियां उलझन में थी। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या वे अपने पिता को ये बात बताएं। उन्हें यह भी यकीन नहीं था कि उनके पिता उनकी बात मानेंगे। इसलिए उन्होंने तय किया कि उनके लिए और उनकी बहन के लिए वहां से भाग जाना ही सही होगा, क्योंकि मालिनी और सुमित उन्हें मारने की साजिश कर रहे थे। जब सुमित चला गया और मालिनी अपने कमरे में सो रही थी, ईशानी ने अपनी और अपनी बहन की कुछ कपड़े लिए और उन्हें अपने स्कूल बैग में पैक कर लिया। दोनों ने अपना अपना बैग उठाया और इमारत से चुपचाप निकल गए। वो अन्या के साथ भागी। दोनों फंसी हुई और डरी हुई थी और उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने सोचा कि अपनी मां की दोस्त के घर जाए, लेकिन डर था कि वे उन्हें वापस उनके पिता के पास भेज देंगे। तब ईशानी, जो समझदार लड़की थी, ने एक अच्छा प्लान बनाया। उसने सड़क किनारे एक आदमी को खड़े देखा, जैसे वो बस का इंतजार कर रहा हो। ईशानी उसके पास गई, उसका हाथ छुआ और बोली, नमस्ते सर, कृपया क्या आप मेरी बहन और मुझे नजदीकी अनाथालय तक ले जा सकते हैं? मेरी मां का अभी अभी देहांत हो गया है और हमारे देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कृपया हमारी मदद कीजिए। जब आदमी ने सुना कि उनकी मां मर गई है, तो वो पिघल गया। उसने उनके आंसू पोंछे और आसपास के लोगों से नजदीकी अनाथालय का पता पूछना शुरू किया। वो जगह लगभग 2 घंटे की दूरी पर थी। वो युवक इतना भावुक हो गया कि उसने तय किया कि वो खुद उन्हें वहां छोड़ देगा।
लंबे सफर के बाद वे अनाथालय पहुंच गए। ईशानी और अन्या ने उसे धन्यवाद दिया। उसने हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहा और चला गया। अगले दिन एक दंपति गोद लेने के लिए आया। उन्होंने अन्या को देखा, जो बहुत प्यारी लग रही थी, और वे उसे गोद लेना चाहते थे। प्रबंधन ने उन्हें बताया कि ये लड़कियां तो बस पिछले दिन ही अनाथालय में आई है, लेकिन वो दंपति अन्या को ही गोद लेना चाहता था। ईशानी ने अपनी बहन को जाने से मना कर दिया। उसने कहा, हम बहनें हैं, वो मेरे बिना नहीं जा सकती, हमें साथ ही जाना होगा। जब वो अपने बेडरूम में गया तो उसने दरवाजा खोला और देखा कि मालिनी अपने वैवाहिक बिस्तर पर सुमित को गले लगाकर सो रही थी। देवेश चौंक गया। गुस्से में और टूटे दिल के साथ वो संगीत रोने लगा। देखभाल करने वाला कोई नहीं है, कृपया सर मेरी बहन और मेरी मदद कीजिए। जब ईशानी ने उसे बताया कि उनकी मां मर गई है तो आदमी पिघल गया। उसने उनके आंसू पोंछे और आसपास के लोगों से नजदीकी अनाथालय का पता पूछना शुरू किया। वो जगह लगभग 2 घंटे की दूरी पर थी। युवक इतना भावुक हो गया कि उसने तय किया कि वो खुद उन्हें वहां छोड़ देगा। लंबे सफर के बाद वे अनाथालय पहुंच गए। ईशानी और अन्या ने उसे धन्यवाद दिया। उसने हाथ हिलाकर अलविदा कहा और चला गया। अगले दिन एक दंपति गोद लेने के लिए आया। उन्होंने अन्या को देखा, जो बहुत प्यारी लग रही थी, और वे अन्या को गोद लेना चाहते थे। प्रबंधन ने उन्हें बताया कि ये लड़कियां तो बस पिछले दिन ही अनाथालय में आई है, लेकिन दंपति ने जिद की कि वे अन्या को ही चाहते हैं। ईशानी ने अपनी बहन को जाने से मना कर दिया। हम बहनें हैं, वो मेरे बिना नहीं जा सकती, हमें साथ जाना होगा। ईशानी ने ये बात प्रबंधन और उस दंपति से कही जो अन्या को गोद लेना चाहते थे। दंपति ने तय किया कि वे दोनों को गोद लेंगे। घर पर देवेश अपनी नई हिंसक आदतों के कारण एक और पत्नी और अजन्मे बच्चे को खोने की सोच भी नहीं सकता था। उसने जल्दी से मालिनी को उठाया और उसे नजदीकी अस्पताल ले गया। डॉक्टर रंजन ने उसे पहचाना, लेकिन वो बीच में नहीं पड़ा। उसने बस मालिनी का इलाज किया और बाहर आकर देवेश से कहा कि मालिनी और उसका बच्चा ठीक है। देवेश ने मालिनी से उसे थप्पड़ मारने के लिए माफी मांगी, लेकिन मालिनी अभी भी उससे नाराज थी। देवेश ने इंस्पेक्टर राठौर को कॉल किया और अपनी दोनों बेटियों के गायब होने की सूचना दी। 2 दिन बाद देवेश के फोन पर कॉल आई। वो उसका पुलिस वाला दोस्त था। देवेश ने जल्दी से कॉल उठाया, अच्छे समाचार की उम्मीद में। अधिकारी ने देवेश से कहा कि उसकी बेटियां अनाथालय में हैं। देवेश खुश हुआ, लेकिन फिर उसने बताया कि उन बच्चों को एक दंपति ने गोद ले लिया है, जिन्होंने झूठा पता दिया था। देवेश का दिल टूट गया और उसके गालों पर आंसू बहने लगे। उसने खुद से सवाल करना शुरू किया, मैं अपनी बेटियों को कैसे खो सकता हूं? अगर वे लोग अपहरणकर्ता या तस्कर हुए तो? वो लगातार इसके बारे में सोचता रहा। 3 हफ्ते बीत गए और पुलिस की तरफ से ईशानी और अन्या के बारे में कोई खबर नहीं आई। देवेश ने आगे बढ़कर अपनी दिवंगत पत्नी भावना के अंतिम संस्कार की तैयारी की। जब तारीख तय हुई तो दूर के रिश्तेदारों ने ईशानी और अन्या के बारे में पूछना शुरू किया, लेकिन देवेश ने झूठ बोला। उसने कहा कि वे परीक्षा दे रही है और वो नहीं चाहता कि वे अपनी मां का अंतिम संस्कार देखें। इतनी कम उम्र में अपनी मां का दाह संस्कार देखना सही नहीं होगा। लोग देवेश से डरते थे क्योंकि वो अमीर था, इसलिए किसी ने और सवाल नहीं किया। कुछ हफ्ते बाद, भावना के दफन के बाद, मालिनी को प्रसव पीड़ा हुई। उसने एक बेटे को जन्म दिया। खुशी देवेश की जिंदगी में लौट आई। हालांकि उसे अभी तक अपनी बेटियों का पता नहीं चला था, लेकिन अब उसके पास वो बेटा था जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसने अपने बेटे का नाम एजी रखा। बेटे के जन्म के 6 महीने बाद एक रात मालिनी देवेश के पास आई और बोली, जान, मेरा एक चचेरा भाई है जो सिमरौन में रहता है और इंटरकॉन्टिनेंटल।
खाने बनाता है। क्या हम उसे कुछ समय हमारे साथ रहने दे सकते हैं ताकि वो हमारे लिए खाना बना सके? जब से मैंने बच्चा जन्म दिया है, मेरे पास बहुत सारे काम हैं। उसकी मौजूदगी से मुझे मदद मिलेगी। देवेश ने उसकी बात मान ली। 2 दिन बाद सुमित अपना सामान लेकर देवेश के घर आ गया। कुछ दिनों बाद सुमित ने देवेश के साथ एक ही छत के नीचे रहते हुए मालिनी से शिकायत करनी शुरू की। उसने कहा कि उसे देवेश के उसे छूने का तरीका अच्छा नहीं लगता। मालिनी ने उसे धैर्य रखने को कहा और बताया कि जैसे ही वो देवेश को ये मानने के लिए मना लेगी कि अपनी सारी संपत्ति बेटे के नाम कर दे, तब वे आगे बढ़कर देवेश को मार सकते हैं। सुमित ने खुशी खुशी हामी भरी और मालिनी को गले लगाया। उन्होंने जोर से संगीत बजाकर अपनी योजना का जश्न मनाना शुरू कर दिया। संगीत की तेज आवाज के कारण उन्हें देवेश की कार के आंगन में आने की आवाज नहीं सुनाई दी। इस बीच ईशानी और अन्या को गोद लेने वाले अज्ञात दंपति ने टैक्सी ली और उन्हें एक जगह उतारा। फिर दंपति एक शानदार कार में लड़कियों के साथ बैठा और वे बहुत दूर तक गाड़ी चलाते रहे। मीरा डरने लगी क्योंकि उस दंपति ने अनाथालय के प्रबंधन को कहा था कि वे इसी शहर में रहते हैं। लंबे सफर के बाद वे एक बड़े महल जैसे घर पहुंचे। वो दंपति राजीव और रीना मेहता ने लड़कियों को घर घुमाया और उन्हें कहा कि वे यहां अपने घर जैसा महसूस करें। देवेश के घर पर देवेश दरवाजे के पास पहुंचा, सोचते हुए कि उसकी पत्नी इतना तेज संगीत क्यों चला रही है। वो एक जरूरी दस्तावेज लेने घर आया था जिसे वो भूल गया था। तभी उसका फोन बजा। ये इंस्पेक्टर राठौर का कॉल था। उसका फोन अचानक बजा और वो इंस्पेक्टर राठौर का कॉल था। उसने देवेश से कहा कि उसकी बेटियां मिल गई है। देवेश खुशी से भर गया कि उसकी बेटियां अभी भी जिंदा है। पुलिस ने उससे कहा कि वो तुरंत थाने आए। वो मालिनी को ये खबर बताना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि पहले जाकर अपनी बेटियों को ढूंढ ले। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो पुलिस ने उसे बताया कि पश्चिम में एक बहुत ताकतवर परिवार ने उसकी बेटियों को गोद लिया है। इंस्पेक्टर राठौड़ ने देवेश से कहा कि वो अपनी बेटियों के जन्म प्रमाण पत्र लाए ताकि वो उन्हें वापस पा सके। देवेश जिद्दी था और उसने सीधे उस जगह जाने की ठानी। वो थाने से निकलकर पश्चिम की ओर चला गया। उसने मालिनी को फोन पर बताया कि उसे एक जरूरी काम के लिए 2 दिन की आपात यात्रा पर जाना है। बहुत लंबी ड्राइव और रास्ते में दिशा पूछते हुए देवेश मिस्टर राजीव मेहता के बड़े घर पहुंचा। सब लोग बाहर आए क्योंकि देवेश लगातार चिल्ला रहा था कि वो अपनी बेटियों के लिए आया है। ईशानी और अन्या भी बाहर आई। देवेश ने उन्हें पुकारा, लेकिन वे उसके पास नहीं गई। राजीव ने देवेश से कहा कि उनके घर से चले जाए, नहीं तो वो पुलिस को बुलाएगा। जो हो रहा था ये देखकर ईशानी अपने कमरे में भागी और एक कागज का टुकड़ा लेकर बाहर आई। उसने मिस्टर राजीव को दिया कि वे उनके पापा को दे दें। देवेश आंसुओं के साथ घर से निकला, अपनी बेटियों को उसे अस्वीकार करते देख। कार में बैठकर उसने वो पत्र खोला। ईशानी ने लिखा था, प्रिय पापा, आपकी नई पत्नी हमें आपके न होने पर बुरा बर्ताव करती है। वो हमें बड़ों के काम करने को मजबूर करती है। वो हमें घंटों बिना खाना छोड़े रखती है। जिस दिन मेरी बहन और मैं एक प्लेट में खाना बांट रहे थे, उसने खाना मुझ पर फेंक दिया। पापा, आपने हमारी मां को उसके अजन्मे बच्चे के साथ पीटा था और वो खून बहा रही थी। मैं आपके कमरे में आई थी आपसे विनती करने कि आप उन्हें अस्पताल ले जाएं। आपकी नई पत्नी ने मुझ पर चिल्लाया और मुझे आपके कमरे से निकाल दिया। उस रात मैं अपनी मां और बहन के साथ संघर्ष करती रही, लेकिन हमारी मां बच नहीं पाई। हम रोते हुए लौटे। हमने अभी अभी अपनी मां को खोया था। फिर भी आपने हमें हॉल में छोड़ दिया और अपनी नई पत्नी के साथ बेडरूम में चले गए। अन्या और मैंने सख्त फर्श पर सोया और अन्या को सर्दी लग गई। आपको परवाह नहीं थी। मैंने तय किया कि मैं खुद और अपनी छोटी बहन अन्या के लिए मां और पिता दोनों बनूंगी।
आपकी पत्नी उस आदमी सुमित के साथ हमें मारने और फिर आपको जहर देने की साजिश कर रही थी। अगर आप ये पत्र पढ़ रहे हैं तो जान ले कि मैं और मेरी बहन घर छोड़ चुके हैं। वही बेटियां जिनकी आपको परवाह नहीं। पत्र पढ़कर देवेश फूट फूट कर रो पड़ा। वो सीधे अपने घर गया ताकि ये पक्का कर सके कि सुमित वही आदमी है जिसे उसकी पत्नी ने अपना चचेरा भाई बताया था। देवेश बहुत सुबह घर पहुंचा। उसने धीरे से अपनी चाबियों से दरवाजा खोला। जब वो अपने बेडरूम में गया तो उसने दरवाजा खोला और देखा कि मालिनी वैवाहिक बिस्तर पर सुमित को गले लगाकर सो रही थी। देवेश चौंक गया, गुस्से में और दिल टूटे हुए, और रोने लगा। राजीव के घर पर राजीव ने ईशानी से पूछा कि अगर उनके पापा जिंदा हैं तो वे अनाथालय कैसे पहुंची। ईशानी ने राजीव को सब समझाया कि उनके पापा की नई पत्नी उनके साथ बुरा व्यवहार करती थी और उन्हें मारना चाहती थी। राजीव ने वादा किया कि वो उन्हें कोई नुकसान नहीं होने देगा। देवेश के घर पर देवेश ने धीरे से दरवाजा बंद किया, अपनी कार में बैठा और घर से बाहर चला गया। वो एक जगह रुका। वो पछतावे और टूटे दिल से भर गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी को खो दिया, जो उससे प्यार करती थी और कभी उसे धोखा नहीं दिया। और जिन बेटियों को उसने कभी महत्व नहीं दिया, उन्हें अब अजनबी पाल रहे हैं। वो हीरे की तलाश में गया था और सोना खो दिया। देवेश ने खुद से वादा किया कि वो अपनी बेटियों को वापस घर लाएगा। एक और सच्चाई ने देवेश को झकझोर दिया। अगर मालिनी सुमित के साथ सो रही थी, सुमित इसका मतलब था कि जिस बच्चे को उसने जन्म दिया था वो देवेश का नहीं था। वो फिर से टूट गया, लेकिन उसने मन बना लिया कि वो मालिनी और सुमित के खेल को उन्हीं पर खेलेगा। उसने जहर से बचने के लिए अपने घर का खाना खाना छोड़ दिया। 2 दिन बाद देवेश घर लौटा। वो घर आया और सुमित को मालिनी को खाना खिलाते देखा। वो बस उनके पास से गुजरा और अपने फोन को लिविंग रूम के स्पीकर से जोड़ा। मालिनी चौंक गई जब उसने सुना कि सुमित के साथ जो भी उसने बातें की थी। यहां तक कि जब वे करीब आए थे, सब कुछ स्पीकर से सुनाई दे रहा था। बाद में शाम को जब देवेश अपने बिस्तर पर सो रहा था, सुमित और मालिनी उसके कमरे में आए। उन्होंने एक बंदूक निकाली और देवेश के सिर पर तान दी। मालिनी ने कुछ कागज निकाले, उसे दिए और साइन करने को कहा। देवेश ने उससे पूछा कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। उसने मालिनी से पूछा कि उसने कैसे उसे अपने जाल में फंसाया। मालिनी ने सब सच बता दिया कि ये सब उसने और सुमित ने प्लान किया था। ये ऐसे हुआ था। सुमित का काम पर बुरा दिन था। वो बार में अपने दुख भुलाने के लिए पी रहा था। तभी उसने सुना कि तुम अपने एक दोस्त से कह रहे थे कि तुम्हें बेटा चाहिए और तुम्हारी पत्नी सिर्फ बेटियां दे सकती है। तुम ये बात हर जगह बोल रहे थे। सुमित ने तुम्हारा पीछा किया और हमें पता चला कि तुम अमीर हो। तब हमने तुम्हें वही देने की योजना बनाई जो तुम चाहते थे, और बदले में जो हम चाहते थे वो ले ले। मैं पहले ही गर्भवती थी जब तुमने मेरे साथ सोया। देवेश को समझ आ गया कि उसे शुरू से धोखा दिया गया था। दर्द से उसने बाहर खड़े पुलिस वालों को इशारा किया। वे अंदर आए और मालिनी और सुमित को गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन बाद किसी ने देवेश को फोन किया। उसने उठाया तो वो राजीव था। मिस्टर राजीव ने उसे अपने घर बुलाया। देवेश ने समय बर्बाद नहीं किया और लंबी यात्रा के बाद जल्दी वहां पहुंच गया। बच्चे अपने पिता के साथ वापस जाने के लिए तैयार थे। मिस्टर राजीव ने देवेश से कहा कि उसकी बेटियां बहुत होशियार है और उन्होंने उन्हें हमेशा के लिए बर्बाद होने से बचा लिया। देवेश ने राजीव को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वो अब कभी अपनी बेटियों को नजरअंदाज नहीं करेगा। राजीव ने कहा कि वो बेटियों को अपनी संपत्ति का 30% देगा। देवेश बहुत भावुक हो गया। उसने लड़कियों से कहा कि वे छुट्टियों में वहीं रहें, वो बाद में उन्हें लेने आएगा। जब देवेश गाड़ी चला रहा था, वो
एक शांत जगह पर रुका और खुद से बात करने लगा। जो मैंने नफरत की वही किसी और के लिए सबसे अच्छा है। जिसे मैंने नजरअंदाज किया उसे किसी और ने चाहा। मुझे पता है कि मेरी सारी मिन्नतें भावना को वापस नहीं ला सकती, लेकिन मैं तुम्हारे दुख पर कसम खाता हूं कि मैं अपनी बेटियों को अपना सारा प्यार दूंगा। मैं कभी किसी और औरत से शादी नहीं करूंगा। मैंने अपनी गलतियां समझ ली है और तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। उसने उन्हें पोंछा और वहां से चला गया। इस कहानी से सीख ये है कि हमें समझना चाहिए कि बच्चे भगवान का तोहफा है। उनका लिंग मायने नहीं रखता। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। अपनी परेशानियां हमेशा सार्वजनिक जगहों पर मत बताओ। कोई उन्हें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है।